नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में मैं अरुण लाल आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृपा शंकर सिंह, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे। इससे बड़ी बात यह है कि ये मुंबई के उत्तर भारतीय के एकमात्र नेता माने जा रहे हैं। इनकी खुद की पार्टी में, दूसरी पार्टी में और बहुत सारी पार्टियों में भी कोई इनके कद का आधा तक भी नहीं पहुंच पाया है। ये क्यों है, हम इनसे जानेंगे। फिलहाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप यहाँ आए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुए, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। तो मतलब मैं आज कम से कम हिंदी पत्रकारिता दिवस है आज जी। इतने अच्छे मौके पर आपके साथ मेरी बात हो रही है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आपको, आपके सभी साथियों, सभी हमारे सम्मानित पत्रकार मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत देश की आज़ादी को लेकर के, देश की आज़ादी के पहले से लेकर के उत्तंड मार्तंड अखबार जो निकला था वो कितना उपयोगी हुआ है। मैं उस समय के पत्रकार, मतलब ये एडिटर जो भी, तो उनको प्रणाम करता हूँ। और आज भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अपनी शुभकामना देता हूँ। सर, हमारा एक सवाल है कि आप पहले कांग्रेस में थे, तब उत्तर भारतीय नेता थे। अब आप बीजेपी में आ गए हैं, तब उत्तर भारतीय नेता हैं। आप ये बताइए कि कांग्रेस में अब उत्तर भारतीय आपके खाली होने के बाद ऐसा लगा था कि कोई दूसरा कृपा शंकर सिंह बन जाएगा। उसके बाद फिर हमको ये लोगों को लगा कि आप जब बीजेपी में जा रहे हैं तो वहां भी कृपा शंकर सिंह क्या होगा। तो कांग्रेस में कोई कृपा शंकर सिंह नहीं रहा, बीजेपी में भी कृपा शंकर सिंह हो गए। ये जो वैक्यूम भरा वो क्या कारण है और कैसे हो रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट के आपको और आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। एक चीज मैं जानता हूँ कि कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण होता है जी। मैं जब मुंबई आया था तो मेरे मन में एक बात थी कि चले चलो, मंजिल अभी तक नहीं आई जी। और मैं उस मंजिल पर चलने के लिए आज भी चल रहा हूँ। मेरी मंजिल ये होती है कि अगर एक समाज में, जिस समाज को कृपा शंकर यहाँ प्रतिनिधित्व किए, और मैं कांग्रेस पार्टी की वजह से ही मेरा आइडेंटिफिकेशन था, कांग्रेस पार्टी की वजह से मैं जाना जाता था। लेकिन एक विषय पर मेरे लिए राष्ट्र पहले था, राजनीति बात थी। 5 अगस्त 2019 को जैसे लोकसभा में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने जब 370 हटाने की बात करी, तो उसी समय एक दूसरे विपक्ष के सांसद ने कहा खून की नदियां बहेंगी, जाओगे कश्मीर तो पता चलेगा। और ये बहादुर, मैंने लौह पुरुष का नाम सुना था, लौह पुरुष मैंने अभी देखा अमित शाह जी को। ऐसे सीने फाड़ने वाला, जान दे दूंगा, कश्मीर नहीं दूंगा। उससे मैं इतना प्रभावित हुआ, हमको लगा सच बात है। मैंने कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखी, 11 चिट्ठी लिखी, और 20 महीने तक मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। हमने पार्टी को एक मतलब प्रोटेस्ट रिजिग्नेशन भेजा था। आप आर्टिकल 370 के समर्थन में अपना बयान दीजिए और इसका पुरजोर विरोध करिए। एक प्रोसीजर क्या होगा, कैसे कश्मीर स्वतंत्र राज्य बनेगा, कैसे घाटियों में लोगों की जिंदगी वापस लौटेगी क्या। और खुशी इस बात की थी कि हम लोग, सब लोग भाषण, हम सबसे पहले भारत के नक्शे से ऊपर देखते थे तो कश्मीर दिखाई पड़ता था। कश्मीर मेरा मुकुट है, कश्मीर हमारा स्वर्ग है। नहीं, होता नहीं था अपना। ये मतलब हिंदुस्तान में 2 झंडे होंगे, 2 विधान होगा, कहाँ से हमारा कश्मीर था। आज मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो बात याद आती है आज, जब उनको पढ़ा मैंने, जब जाना जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, ये उनका नारा था। और मैं तो कहता हूँ सार्थक किया भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री ने और उनके सब लोगों ने मिल करके। सर, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अब जब अभी तक आप जो है यहाँ मुंबई बीजेपी में आए, आपको बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया, महाराष्ट्र का एक बड़ा पद दिया गया। अभी 15 दिन पहले आपको जो है उत्तर भारतीयों का पूरा नेतृत्व दिया गया है। ये क्या कारण है? क्योंकि बहुत लंबे समय पे बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करते आ रहे थे, लेकिन आते ही आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जबकि बीएमसी इलेक्शन बताया जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। जिस विश्वास से आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल माननीय प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय हमारे नेता सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये जवाबदारी दी, तो मुझसे पूछा नहीं था जी। मैं उस समय मुंबई में नहीं था जी। मुझे एक दिन
प्रदेश अध्यक्ष फोन आता है की कृपा शंकर तुम्हाला आम्ही उत्तर भारतीय मोर्चाचा प्रभार तुमच्याकडे दिलेला आहे। कहा दादा ऐसे हम काम तो कर ही रहे थे। बोले मुझे कुछ पता नहीं, हम और देवेंद्र जी ने मिलकर फैसला किया है। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि मैं कम से कम उत्तर भारतीय समाज के उन लोगों से मिल पाऊं जिससे मिलना मैंने शुरू किया था। जी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ हैं, एक परिश्रम करके हमारी संस्था रजिस्टर्ड परिश्रम, यानी हम लोग परिश्रमी हैं जी और परिश्रम करके ही सब कुछ होता है। जी तो परिश्रम समाज के माध्यम से मैंने तय किया कि 1 लाख मैं उत्तर भारतीय समाज के उन लोगों के घर जाऊंगा जो लोग कोरोना काल में यहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचा के उत्तर प्रदेश गए थे। कितने लोग लौटे, कैसा उनका चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ऑटो रिक्शा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब्जियां बिक, मैं उस तबके के लोगों को, और 10,000 तक मैं गया जी। हाँ बिल्कुल, 10,000 घरों में गया मैं जी जी लेकिन इतने में कोरोना फिर तेजी से बढ़ गया। जी फिर मनाही हो गई कि नहीं जाना चाहिए। जी हम पहली बात हम सोचे कि उत्तर भारतीय मोर्चे का मुझे प्रभारी बनाया तो मैं वो 1 लाख घरों तक भी जा पाऊंगा जो मेरा रहा है। 1 लाख तो हमारा ये टारगेट और है, बड़ा है। जी मैं चाहता हूं कि जब हम कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है, जी उस जिम्मेदारी से पहले तो हमको एहसास कराना पड़ता है कि हम तुम्हारे हैं, जी बिल्कुल तुम हमारे कैसे बनोगे। जी तो मैं जब गया, एक एक घर में किसी के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही थी, किसी का ऑटो रिक्शा चल नहीं रहा था, जो सुविधा हो सकती थी सरकार से, लोगों से, विधायकों से, अलग से जैसे भी होता था वो करने की मैंने कोशिश की। उदाहरण तौर पर लल्लन तिवारी जी के कम से कम 56 कॉलेज स्कूल हैं जी और उनका मीरा रोड से लेकर के पालघर तक हर जगह उनके कॉलेज स्कूल हैं। जी जो बच्चे बेचारे गरीब थे, पढ़ नहीं पाते थे, जी। मैंने तिवारी जी से आग्रह किया कि 10 बच्चे फोर्थ ले लो, जी। 15 बच्चे यहाँ ले लो, जी। आपके बच्चे स्टैंडर्ड के हैं, जी। यूनिफॉर्म आप दे दो। जी मैं साधुवाद देना चाहूँगा लल्लन तिवारी को, उन्होंने मेरे कहने बाद बोला कि बाबू साहब आपने कहा है ना तो कुछ सोच के कहा होगा, हम करेंगे, जी। पूरा साथ दिया। ऐसे बहुत सारे जैसे ठाकुर कॉलेज के लोग हैं, एक झुंझुनू वाला कॉलेज है, जी मतलब जो हिंदी हाई स्कूल पहला हिंदी हाई स्कूल बना था। तो ये जब मैं लोगों के बीच जाता था ना, कई लोग, मतलब आज का एक उदाहरण बता दो, आज का सवेरे एक आदमी आया, बोला सीनियर सिटीजन है, कहाँ रहते, बोले जब आप खार में रहते तब मैं रहता हूँ, मेरा नाम बाबूलाल चौरसिया है, मेरी बहू ने सबको दगीना लेके भाग गई, मेरा ये किया, मैं अकेला पड़ा हूँ। हम कहा हम क्या कर सकते हैं, बोले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लग गई। मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, तो सीनियर पीआई बोला साहब आप मुझे पहचानते हैं, हम कहा मिले होगे, मैं पैसा साहब मैं आपका इस पे बॉडीगार्ड था, मैं आपका सिक्योरिटी में देखता था, आज मैं यहाँ सीनियर पीआई हूँ, साहब उसको भेजिए। हमको लगता है कि हर उस समाज के, उत्तर भारतीय समाज तो है, दूसरे भी समाज के जो लोग हैं अगर मेरे पास आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास से हर सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सफलता जो भी मिलेगी प्रयास से ही मिलेगी। बिल्कुल सर। सर हम बात करेंगे ये जो बीएमसी इलेक्शन है, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर कृपाशंकर सिंह हावी रहेंगे? मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, गणित भी नहीं बता सकता, लेकिन अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। ये अक्सर आप कहते हैं। हमें तो अनुभव के आधार मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में अपना महापौर बनाएगी, जो महापौर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी बनेगा, ये मेरा विश्वास है। इसी से जोड़ के मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि गए 30 साल से हम आपको राजनीति में बहुत करीब से देखते हैं, जब और बहुत ये 10-20 साल में बहुत राजनीति में उथल पुथल हुई, महाराष्ट्र के राजनीति शिवसेना में हुई, कांग्रेस में हुई। जब 99 में कांग्रेस से फूटकर राष्ट्रवादी बनी, तब शरद पवार जैसे इतने बड़े आदमी ने ये कहा कि अगर एक कृपाशंकर सिंह हमारे पास होता तो हमारी पार्टी बहुत आगे जाती। जी ऐसी क्या खूबी है आप में कि जो शरद पवार जैसा आदमी भी चाहता है कि कृपाशंकर हमारे तरफ हो? जी क्या राजनीति में आपने क्या कमाया, क्या पाया है ऐसा चीज? ये मुझे जैसे एनर्जी कोई थे। पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, जमीन के नेता हैं, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। मैं पहले शुरुआत में देखा कि शरद पवार साहब भाषण देते थे तो बोलते थे अखिलेश चौबे मंदार परब तो उधर वो बैठा है, हमको लगता था मैं भी ऐसे बोलूँगा, क्योंकि जब मैं कार्यक्रम में जाता था तो हमारी जो राजनीतिक गुरु हैं, जो माँ के रूप में मुझे, जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़ चलना सिखाती है, वैसे प्रतिभा जी पाटिल ने मेरी उंगली पकड़ के राजनीति के रास्ते सिखाए। आज भी वो मतलब राष्ट्रपति पद पे गई, पूरे गरिमा के साथ मैं कह सकता हूँ कि महीने में 1 बार 2 बार नहीं जावे तो मुझे मतलब खुद को लगता है कि माँ के पास मैं नहीं गया हूँ, उनको लगता है मेरा बेटा नहीं आया है।
तो मैंने उन लोगों से सीखा है। हमने हमेशा क्या करता हूँ कि जो भी व्यक्ति है, जो भी काम करता है, उससे मैं एक चीज़ मिलता है मुझे। जी हम मतलब जो दुर्गुण करने वाले लोग हैं उनसे उनकी दुर्गुणता नहीं मिलती, लेकिन क्यों मतलब ऐसे बना, क्या उसको बदला जा सकता है, उस पर मैं विचार करता हूँ। और मैं सच बताऊँ, यही एनर्जी हमको मिलती है। और जब लोग कहते हैं, ये बात सही है, शरद पवार साहब जैसे बड़ा आदमी जो चंद्रकांत त्रिपाठी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, रमेश दुबे को अपने साथ रखे, रामनाथ पांडे जी को अपने साथ रखे, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को उन्होंने लोकसभा लड़वाया, जावेद खान को मतलब उन्होंने लोकसभा लड़वाया। सब करने के बाद जब एक दिन ये बात आई, ये बात राजा भाई आपने बताया, सही बात उन्होंने कही थी कि हमारे पास एक कृपा शंकर होता था। अभी भी इस पार्टी छोड़ने के बाद कुछ नेताओं ने मुझसे कहा कि आप राष्ट्रवादी के साथ जाओ, पवार साहब आपको बहुत लाइक करते जाना चाहिए। हमने कहा मैंने कुछ पाने के लिए राजनीति से वहाँ से रिजाइन नहीं किया, मैंने इश्यू भी किया है कि 370 आर्टिकल हटाया गया। शरद पवार साहब ने खुद, उनकी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था। इससे मैंने कहा कि मैं अवसरवादी बन जाऊं, मैं अपॉर्चुनिस्ट हो जाऊंगा। सूत्रों का कहना है कि शरद पवार जी ने सीधे आपको बोला कि आप पार्टी से जुड़ जाइए। हाँ ना, बोला, मैंने कहा ना कि लोगों ने मुझे उनके पास ले गए, मैं गया भी, लेकिन मेरा ये था मन में कि हम फिर कांग्रेस क्यों छोड़े, जी जी जी, कांग्रेस क्यों छोड़े। एक इश्यू पर आर्टिकल 370 का समर्थन करने वाले, हटाए जाने का समर्थन करने वाले के साथ मैं रहूंगा। राष्ट्र मेरे लिए पहला है, पार्टी बाद में। सर अब आप चूंकि उत्तर भारतीयों के बीजेपी की तरफ से नेताओं के नेता हैं, तो आप अपने नेताओं को किस तरह से नेतागिरी सिखाएंगे? उनको तो निराश नहीं होने दूंगा। उनको सिखाएंगे कैसे? निराश नहीं होने देंगे, ये तो सब जानते हैं। मैंने कहा ना, जब एक कृपा शंकर सिंह पवार साहब बोल रहे हैं तो बड़ी बात है, और लगभग मोटा मोटा इसका आंकड़ा है, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं कि आप उनको क्या सिखाने वाले? कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण, देश की आज़ादी के लिए जैसे लोग लड़े थे, आज देश की खुशहाली के लिए लड़ना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैं प्रभावित हुआ। एक तो देवेंद्र फडणवीस जी से मैं उनको राजनीति में तब से जानता हूँ जब वो मेयर हुआ करते थे। उनके सरकार के 5 साल का कार्यकाल देखा। मैंने नरेंद्र मोदी जी को 2014 से देखना शुरू किया। इसके पहले मुख्यमंत्री थे, हमारी उनकी मुलाकात होती थी, वो कृपा भाई करके आज भी बुलाते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो बताऊं कि कितना देवी देवताओं उनके पास आशीर्वाद, गॉड गिफ्टेड है कि उनके मन में सिर्फ राष्ट्र, हमारा भारत कैसे बने, हमारा भारत विकास कैसे करे, तो उनसे सीखने मिला। और अमित भाई शाह जो हैं, जो गृह मंत्री हैं, पार्टी में उत्तर प्रदेश जब चुनाव तो प्रभारी थे, उनको मैंने वहाँ देखा था, क्योंकि मैं भी कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहा था। तो मैं प्रभावित जो हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा। और वो मुझे इतनी शक्ति देता है कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। और मैं समाज के तमाम उन लोगों को, मैं दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँ, यही कहना चाहूँगा, परिश्रम ये हमारा मंत्र है। परिश्रम से ही हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और जब हम उस संस्कार को लेके आए थे, उत्तर भारत से पैसा उधार लेके आए, तो उसके लिए ट्रेन का टिकट, मुझे एक बार स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उनको मैं प्रणाम करूंगा, उन्होंने दशहरे के दिन भाषण में कहा की तो एक कृपा शंकर कोणतरी मुंबईत आलेला आहे, फाटलेला कपडे घालून आला आणि आता जाताना विमानात जातो। आमच्या शिवसैनिकांनो तुम्ही काळजी घ्या, नाहीतर जसं धरमसिंग कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री झाले, हा कृपा शंकर सिंह कधीतरी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री होईल, विचार करा। मैंने दूसरे दिन बाला साहब से परमिशन मांगा, मैं गया फूल लेकर के, प्रणाम किया, हमका बाला साहब आपने मुझे मुख्यमंत्री तक बनाने की बात करी, धन्यवाद। तो अब वो बताने की बात नहीं कि उस आदमी ने कितना अपनापन दिया। बोले परिश्रम मेहनत तुम करते हो। कोई मुझे बता रहा था, बोले कि रात को 1 बजे जागते हैं, सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, और ये तुम्हारी। और दूसरी बात उन्होंने कहा, उन्होंने जब प्रतिभा जी पाटिल ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनी, तो बीजेपी की तरफ से स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत उम्मीदवार थे, तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। दोनों में साथ होने के नाते बाला साहब ठाकरे ने एक बार बात कही थी, किसी उच्च पद पर, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इस पद पर महाराष्ट्र का कोई भी आदमी बैठेगा, महाराष्ट्र का, तो मैं सपोर्ट करूंगा, चाहे हमारी पार्टी का कुछ भी हो जाए। तो जब प्रतिभा जी पाटिल के पास मैं बैठा था, हमने कहा ताई ऐसा ऐसा बाला साहब ने बाल कहा था, आप याद दिला दीजिए।
कि बात तो करनी है। मैंने फ़ोन लगाया, बाला साहब फ़ोन पे आए, वो थापा ने फ़ोन लिया, फिर दिया। हमका प्रणाम सर, मी कृपा संघ बोलतो असं असं प्रतिभा पाटिल जी तुमच्याशी बोलू इच्छितात। हाँ हाँ ठीक है, दे दो। ताई ने बात करते करते कहा, उसी बातों के दौरान इन्होंने कह दिया अपना बाला साहब ठाकरे ने कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। महाराष्ट्र की एक कन्या देश के उच्च पद पर बैठ रही है, ये हमारे लिए महाराष्ट्र के लिए गरिमा है, गौरव है और हम लोग को प्राउड है, आपको सपोर्ट दूंगा। शिवसेना बीजेपी की बहुत जोर से खटकी, क्या क्या बयानबाजियां हुई, कैसे हुई, ये हुआ कि छोड़ देंगे। फिर भी शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे ने कहा कि नहीं, मैंने जो शब्द दिया पूरा करूंगा। तो कभी कभी उन नेताओं से, भले हम उस दल में नहीं रहे हों, लेकिन कुछ बातें उनकी जो है हमको दिशा देने काम करती हैं। सर कितनी सीट उत्तर भारतीयों को मिलने जा रही है, कुछ अनुमान बता दें। देखो मैं साफ साफ कहता हूँ भैया कि हम किराएदार नहीं हैं, हम भागीदार हैं। हम भागीदार आपके संपत्ति लेने के लिए नहीं जी। जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी। जी जी जी। अगर हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर की नौकरी क्यों नहीं मिले, हम क्यों जाके सब्जी बेचें? जी जी। अगर हम सब्जी बेच सकते हैं, हमारे वो है, तो हमको क्यों भगाए, हम बेच दे दो भाई। हम मेहनत करते हैं, हम परिश्रमी लोग हैं। यही मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, पार्टी के उन शीर्ष नेतृत्व को भी और लोगों को भी, कि भाई अगर मैंने कहा ना कि एक अखिलेश चौबे, एक क्या नाम है राजेंद्र सिंह, एक कोई मतलब रमेश सिंह, एक कोई हमारा लाल बहादुर यादव, एक कोई हमारा फलाना मौर्य, अगर उस क्षेत्र में उसने सामाजिक कार्य को करते हुए आज उस मुकाम पे आया है, उसको दो लोगों की सेवा करें। आप कहते थे कि 100 सीट से ज्यादा उत्तर भारतीय की होगी, तो ऐसे कोई फिगर्स बताइए। हाँ मैं बता दूंगा आपको, आंकड़ा दे दूंगा। पिछली बार भी 2017 में जो चुनाव हुए थे, 227 सीट थी, उस 227 सीट में 82 बीजेपी जीती थी। 50 सीट ऐसी, 50 वार्ड कि जहां बीजेपी 2 नंबर में थी, कहीं 150 वोट से हारी, कहीं 1,500 से हारी, कहीं 3,000 आई, कहीं 4,000 से भी हारी। वहां पर उत्तर भारतीय संख्या कहीं 1,000 से कम नहीं, कहीं नहीं, उस 50 वार्ड में 1,000 से 10,000 तक थे। अगर वो आपस में नहीं लड़े होते तो उस समय बीजेपी की सरकार बन गई होती। और लोगों को क्या लगता है कि देश में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं, ये समागम देखिए ना उत्तर भारतीयों को। आज मैं तो ये कह रहा हूँ, आने वाले 2-3 साल के बाद उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं होगा। अच्छा, 25% तो कम हो जाएगा। जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस ढंग से काम होता है, मनरेगा में लोग काम मिल रहा है, नहीं लौटे लोग, जो बहुत सारे लोग नहीं लौटे। मैं बताएं, जब घर घर जाता था, आज भी कई घर से खाली पड़े हुए हैं, नहीं आए लोग। तो आज जो योगी जी, अच्छा दूसरी बड़ी बात होती है कि हम सब लोग मतलब गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, किसान के बेटे हैं, हम लोगों ने, माँ बाप ने एक रास्ता बताओ, साथ चलते हैं। मेरे जैसा आदमी कभी सोच नहीं सकता था कि भगवान राम का मंदिर बन पाएगा मेरी जिंदगी में। हम भी उसमें जब कांग्रेस में थे तो जो स्लोगन लोग देते हम भी देते थे। आज देखिए भगवान राम ने ही करवाया लोगों से। हमारी जब आस्था बढ़ेगी, हमारे विचार अच्छे होंगे, अच्छे काम भी होंगे, तो क्यों मंदिर हम जाते हैं? किसी के पूजा पर किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। धार्मिक सबको होना चाहिए, धर्मांध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। सर आपने पूरी बात बताई, लेकिन अभी तक आपने फिगर नहीं बताया कि लगभग कितने उत्तर भारतीयों को टिकट देंगे आप? उनका जो योगदान है लोगों के बीच में, लोगों ने बीच में काम किया है, जिनको लोग जानते हैं, जो सुख दुख में खड़े रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं संख्या बहुत काफी होगी। और मैं किसी आंकड़े में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ, जो सक्षम लोग हैं उनके लिए मैं वो लड़ाई लड़ूंगा। मुझे एक मौका मिला तो मुंबई का अध्यक्ष बनने का, मुंबई का अध्यक्ष बना मैं। अध्यक्ष समय मुझे लोकसभा, विधानसभा और कॉर्पोरेशन मेरे सामने हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अध्यक्ष रह के नहीं बोल पाया, नहीं कर पाया। कम से कम हमारी 15-20 सीटें और आती, लेकिन वहां पे जो लोग था, वहां एक ग्रुप बना लिए थे, ये जिलाध्यक्ष, ये यहाँ के सांसद, ये जो तय करेंगे उसी के ऊपर टिकट दे दिए और हमारी हार हो गई। नहीं तो लोकसभा में पहली बार 6 की 6 सीटें आप ले आए। मैं अध्यक्षता नहीं कर रहा हूं मैं। हम लोगों को लेके चलने वाले लोग हैं, हम लोगों को लेके चले, तरीके से चले। 6 पार्लियामेंट चुन के आई। विधानसभा में अगर मुंबई की हमारी मतलब सीट जो है वो 22 नहीं आती थी तो सरकार नहीं बनती। सर लेकिन ये समस्या तो यहाँ भी आपके सामने मुंबई खड़ी है। आप
ये आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि यहाँ भी एक गुटबाजी जैसा माहौल बन रहा है उत्तर भारतीय नेता के रूप में। इससे आप कैसे निपटेंगे, आपकी पार्टी कैसे निपटेगी इससे? हम ही जानते हैं जब लड़ाई मेरी उससे है जिसकी विचारधारा भारत के लिए ठीक नहीं है, जिसकी विचारधारा मुंबई के लिए ठीक है, आओ हम सब इकट्ठा हो जाएं, आओ हम सब इकट्ठा हो जाएं। और मैं बता रहा हूं आपको, आज लोग सामान्य आदमी जो राजनीति में नहीं है वो कह रहा है कि काश देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल और होते, आज मुंबई कुछ और होता, मेट्रो की दिक्कतें समाप्त हो जाती, मेट्रो मतलब और जिस मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं विलासराव देशमुख साहब के कार्यकाल को 1990-2004 एज ए मंत्री देखा हूँ। मुझे वहाँ का गार्जियन मिनिस्टर बनाया था, मतलब पालक मंत्री जो कहते हैं यहाँ पे। पहली बार मुंबई के बारे में अगर किसी चीफ मिनिस्टर ने सोचा तो उसका नाम था विलासराव देशमुख। आज मैं कह रहा हूँ उसके बाद इस संवारने का काम मुंबई का डेवलपमेंट जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस किया। आज उसका 10% काम नहीं हो रहा है। 2.5 साल हो गए सरकार के। कभी कभी तो मुझे देखता हूं मैं कि आप ही लोग ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आज मुख्यमंत्री विधान भवन मानने वाले हैं। कौन से मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र के? हमको लगा कहीं दूसरे प्रदेश कोई मुख्यमंत्री आने वाला है। आज मुख्यमंत्री इस जगह जाने वाले हैं। बीच में उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ स्वास्थ्य उनका भरपूर दें, अच्छी ताकत दें, अच्छा स्वास्थ्य रहे, जिससे नहीं जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था। और द्वेष की भावना से पीड़ित होकर के, मतलब ऐसे नहीं कर। जनता के साथ विश्वास करो। आज महापालिका 30 साल से बैठे हो। इसके पहले तो कहते थे कि महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस सरकार उनको पैसा नहीं देती, काम नहीं करते। आज कौन रोका है तुम? सर जैसे आप बीएमसी आप जीतते, जैसे आप बोल रहे हैं महापौर बना रहे हैं, तो आप क्या ऐसा, आपके दिमाग में क्या ऐसा रोड मैप है जो आप जनता के सामने आपको जाना है, उत्तर भारतीयों के सामने जाना है, और उत्तर भारतीय आपको देख के बड़ी आशा है, तो ऐसा क्या रोड मैप आपने बनाया कि मैं ये लेके जाऊंगा, कि ये मांगूंगा? इसी को जोड़ के एक सवाल है मेरा कि क्या आप विकास का मुद्दा लेके जाएंगे या राम मंदिर और हनुमान चालीसा और ये धार्मिक मुद्दा लेके जाएंगे? विकास का मुद्दा, सिर्फ विकास का मुद्दा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये राजनीति है। चाणक्य जी से पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं आज आपको बता दूं तो वही हथकंडा दूसरा अपना लेगा, इसलिए मैं वो तो नहीं, स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा। लेकिन हमारा मुद्दा जो होगा सिर्फ और सिर्फ विकास का होगा और विश्वास का होगा। विश्वास किसका होगा? देश के प्रधानमंत्री का होगा। विश्वास किसका होगा? 5 साल के उस कार्यकाल देवेंद्र फडणवीस का होगा। सर एक मेरे मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो शिवसेना से बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो शिवसेना में ही पैदा हुए हैं, उनके घर पे शिवसेना का। वो अक्सर कहते हैं कि मुंबई में पिछले 30 साल, जो आपने अभी कहा, 30 साल के चुनाव जो है जीतने के बाद भी एक भी बड़ा अस्पताल नहीं बनाया गया, क्योंकि यहाँ अस्पतालों की बहुत दिक्कत है। तो क्या अपने घोषणा पत्र में आप ये डलवाएंगे कि मुंबई करो के लिए एक बड़ा अस्पताल आप प्लान करेंगे? ऐसा बहुत अच्छा सजेशन आपने बताया, सवाल पूछा जी। मैं लगातार मैनिफेस्टो तो वहाँ था, तब यहाँ मैंने देवेंद्र फडणवीस साहब से बैठ के चर्चा की है जी। मुंबई की जर्जर म्युनिसिपल स्कूल जी, मुंबई की जर्जर हॉस्पिटल, आज भी केईएम हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आज भी जो बेड पे रोगी सुलाए जाते हैं, कभी कभी उसके अंदर से चूहा भागते मैंने देखा है जी। और एक भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बनते चले गए। लीलावती बना, जसलोक बना, धीरू भाई अंबानी के बना, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल बनते जाए। लेकिन मुंबई के अंतर्गत आने वाले, महापालिका के अंतर्गत आने वाले उन अस्पतालों को न तो बड़ा किया गया, न उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई, उसी में चलता रहा एक भी हॉस्पिटल। और खास करके म्युनिसिपल स्कूल में बरसात के समय लड़के बैठे रहते मास्टर बोले अरे भागो भागो भागो, वो गिर रहा है इधर, बच्चे भाग जाते थे। आज भी उसको अपग्रेड नहीं किया गया, जिस भी, क्योंकि इन लोग फिक्र नहीं ना, उनके बच्चे तो मतलब वहाँ पढ़ ही नहीं रहे। तो जब हम बात करते हैं मुंबई का, 3 इशू सबसे बड़ा है यहाँ का जी। एक तो है मतलब हॉस्पिटल, दूसरा है म्युनिसिपल स्कूल, और तीसरा है नाले की सफाई का जी। हर बात अभी मैं आज कर रहा हूँ, ये मुंबई ना ये तुम्बई हो जाएगी जी। और तब जो है, मैंने पिछली बार कहा था पानी में बच्चे तैरते थे, तो एक बच्चे ने कहा, अभी पिछले बार कर रहा हूँ, ये 1 साल पहले की बात है, थैंक्स चीफ मिनिस्टर, आम्हाला तुम्ही स्विमिंग पूल दिला। मुझे ये परिस्थिति मुंबई की। तो सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं स्कूल दूंगा अच्छा और नए अस्पताल बनवाऊंगा,
ये आप अपने मैनिफेस्टो में डालने जा रहे हैं? नहीं, अस्पताल बनवाऊंगा और जो अस्पताल है उनकी उसको अपग्रेड अपग्रेड करेंगे, करेंगे। उनको मतलब ये करेंगे। आपकी पहली प्राथमिकता ये हो? पहली प्राथमिकता और मैंने कहा वो इसमें पानी का भी है कि हर घर में नल, जी बिल्डिंग में होते हैं हाँ, लेकिन उस स्लम एरिया में उनके बाद जी हर घर में नल और हर नल में जल, जी ये। और दूसरा हॉस्पिटल का हमारा अपग्रेडेशन, नया हॉस्पिटल बनाना। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा मतलब ये स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल का, जिसकी वजह से आज मतलब अभी भी मीठी नदी काम चल रहा है, सालों साल चल रहा है कार्य। जी उसका नाम मीठी नदी करने का मतलब लोग हंसते हैं, भैया वहाँ मीठी नदी क्यों है? जी मतलब इतना गंदा नाला जो है उसको मीठी नदी कहते हैं। जी तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन सारे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं। जी आज तक उसकी सफाई कभी नहीं हुई। बरसात के पहले जेसीबी लग जाएंगे, उधर गाड़ी खड़ी रहेगी, उधर उठक जाएं, कचरा वहां डाल दिए, कचरे का पानी रोड बह रहा है, सूखेगा, एक दिन डंपर आएगा उठा के ले जाएगा, और फिर वहां के कचरे जो हैं, पानी बरसात होगी, सारे कचरे आके उसमें जो। सर, मुंबई का बिजली बिल से भी बहुत परेशान है, तो क्या बिजली बिल पर भी आप कोई बात करेंगे आने वाले चुनावों में? मैं कहता हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं, जी दो तरह का हमारा वर्ल्ड का नक्शा है, एक आसमान एक धरती है, जी इस बीच में हम सब लोग हैं। बिल्कुल। जो मुंबई की समस्या है, जी मुंबई के जो लोग हैं, जी चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, जी आज भी बिजली के कंट्रोल सरकार के पास नहीं है। जी रेगुलेटरी बोर्ड बन गई है, बोर्ड उनको कर दे रहा है, प्राइवेट कंपनियां चल रही, मनमानी खूब चल रहा है, जी कोई कुछ नहीं कर सकता। जी अगर पहले अंबानी की थी, आज अडानी की है, जी कंपनी के मालिक कोई भी हो, जी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। बिजली का पूरा कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए। जी जिस दर में तुम खरीदे हो, जैसे सब जगह सब्सिडी दी जाती है जी कि ये इतने मतलब वीकर हैं, ये मतलब इनका ये वीकर सेक्शन है, ये मतलब उससे अलग सेक्शन है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि डीजल और पेट्रोल का छोड़िए, डीजल का कम से कम भाव जी ऐसा हो जाना चाहिए कि वो डीजल जो है जैसे किसानों के लिए उनका रेट अलग होना चाहिए। जी जो मतलब मजदूरी कर रहे हैं, जो अपना टेम्पो चला रहे हैं, हाँ उनको मतलब ये रेट अलग होना चाहिए। उसी ढंग से बिजली में सब्सिडी देना, सरकार का कंट्रोल करना प्राथमिकता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब मैं दोनों सरकार को कंपेयर कब कर पाऊंगा, क्योंकि महापालिका 30 साल से इनके पास है। जी मतलब आप साफ बोल, कृपाशंकर सिंह साफ बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी आती है तो वो बिजली के कंट्रोल को अपने हाथ में, मतलब बीजेपी पार्टी के हाथ में लाने, आम लोगों को राहत देने की बात करेंगे, और वो भी सब्सिडी आदमी की आय के जो आय के हिसाब से सब्सिडी देने की आप बात कर रहे हैं। तो ये आप कई घोषणाएं यहाँ से करके जा रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत इन्होंने बात महत्वपूर्ण, की है हाँ। कि आगे चल के ये विकास और विश्वास, जी यही चीज पे इलेक्शन लड़ेंगे, आगे जाएंगे। आगे- देखिए मैं लोकतंत्र 3 भागों में बटा है। जी पहला आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। जी हम जब चुनाव के मैदान जाते हैं, लोग सामने जाते हैं, हमको मतदान करो, मैं चुन के आऊंगा, आपका ये वो आश्वासन हो गया पहला। चुन के आने के बाद जब सरकार बन जाती है, तब प्लानिंग होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। वचन पूर्ति हम लास्ट में करेंगे जब काम पूरा हो जाएगा। लेकिन लोग आते ही पहले तो मतलब 4.5 साल राजनीति करेंगे, जी बच्चे के 6 महीना बोलेंगे ये काम कर दो, ये काम कर दो, यहाँ फंड डाल दो, वहाँ रोड डाल दो, डामर डाल दो, लोगों को दिखा दो, और एक आधा टैंक खड़ा कर दो, एक आधा ये नई मशीन ला के दे दिया साफ सफाई का। अरे भाई 4.5 साल काम करो, 6 महीना राजनीति करनी चाहिए। जी लेकिन 4.5 साल तुम राजनीति करते हो, 6 महीने में कहते हो हम काम दिखाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जनता का विश्वास, और आज जनता इसी में चल रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्तित्व आया, 2019 में सब कह रहे थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं होगा। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने चुन के दिया था। जी महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन के दिया था, दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन अब वो क्या है, मतलब महत्वाकांक्षी और महत्व इतना बढ़ गया। नहीं तो सरकार लोगों ने शिवसेना बीजेपी की मिलीजुली सरकार दिया था। अगर बीजेपी को शिवसैनिकों ने दिया तो बीजेपी की ज्यादा वोट जो है शिवसेना को मिला। सर, आप उत्तर भारतीयों के नेता हैं, तो उत्तर भारतीय में मुसलमान भी आते हैं, और बीजेपी की छवि ऐसी है कि वो मुसलमान विरोधी है। हम कतई कोई नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं यही भारत, सबका विकास सबका था।
तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर है, जो मुस्लिम उत्तर भारतीय वोटर है, उससे जो आपका घरेलू संबंध है ईद में जाके सेवई खाने वाला, उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे आप बीजेपी के साथ? पहली बात तो हम भारतीय हैं, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो भी हैं सब भारतीय हैं। इसके बाद मैं उत्तर भारतीय हूँ, तो जो उत्तर भारत में मतलब जो भी मुस्लिम हैं वो हैं उत्तर भारतीय। कोई दक्षिण भारतीय है तो वहाँ भी हिंदू मुस्लिम आता कहाँ से है, क्यों लाते क्यों इसको लोग? अगर कभी किसी का घर किसी ने कब्जा किया, लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत साल हो जाते हैं, उसका कब्जा जब वापस मिलता है तो उसका कब्जा मिलता है, उसने कब्जा नहीं करता हो, उसको अपनी प्रॉपर्टी मिलती है, वो उसकी प्रॉपर्टी छीनती नहीं, क्योंकि तुमने पहले उसको कब्जा किया था। तो अगर किसी मॉस्क को लेकर के, किसी मंदिर मस्जिद को लेकर के सब हो, उसके लिए कोर्ट है, क्यों बाहर ही सब बोलना? मतलब हमारे देश संविधान देखिए, अब बताइए हॉस्पिटल बनेगा, म्यूनिसिपल स्कूल बनेगा, तो उसमें क्या एक ही विचारधारा के एक ही धर्म जाएंगे लोग? मुस्लिम नहीं जाएगा। और जब हॉस्पिटल बनेगा तो हॉस्पिटल में डॉक्टर पूछेगा तो मुस्लिम होगे, सिख होगी, ईसाई होगी, हिंदू, अलग अलग डॉक्टर होंगे क्या? मुसलमान के मुसलमान डॉक्टर, ऐसा तो नहीं होता है। पानी जो जाता पीने के लिए, पानी तुम गंगा जल और आबे जमजम जल आते हो, दोनों मिला दो और फर्क दिखा दो। तो ऐसा क्यों विचार लोग लाते हैं? और मैंने सेवैयां नहीं, मैंने तो रोजा भी रखा है। और मेरे घर पे एक समय फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुंबई में आए थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आज मैं, उस समय गणेश की पूजा चल रही थी हमारे यहाँ, 5 दिन के लिए भगवान गणेश आते थे, आए और भजन गाए। इसके बाद मेरी वाइफ बोल रहे हैं कि अरे मेरी बहन पेट पे चूहा दौड़ा, पहले कुछ खिलाओ। तो बोले आप रोजे पे हैं? बोले मैं कल रोजे था, कल फिर रहूंगा। तो उन्होंने मतलब ये सोचा नहीं, और पूरा मतलब गणेश भगवान के व्रत, और लास्ट में कहा कब लोगे खबर, बोले राम। ये हिंदुस्तान है, ये गंगा जमुनी संस्कृति। कुछ लोग जो हैं अपने स्वार्थ बस, जो और कुछ नहीं कर सकते, देश के विकास साथ जुड़े। अब भाई ठीक है, उनकी विचारधारा साथ जुड़ोगे तो आप आओगे ना। कोई बोलते हैं वो मुसलमान टिकट नहीं देते, तो मुसलमान कर क्यों मांगते हो? हिंदुस्तानी करके मांगो ना, जो हिंदुस्तानी है। इसलिए ये सब कहने की बात है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग भाषा के नाम पे करते हैं। आज हिंदी, मराठी और संस्कृत एक टाइप रैप्टर था, तीनों सगी बहनें हैं, तीनों की एक ही माँ है। और मेरे जैसे आदमी मुंबई में आता है, मैं तो पहले कहता था कि जैसे होता है ना माँ और मौसी, कहावत एक है, तो मैं बोलता था कि हिंदी माझी आई, मराठी माझी मौसी। आईने मला जन्म दिला आणि मौसीकडे सगळे मिळत असताना मराठीमध्ये एक म्हणे आई मारू मौसी जगो, पण आई पण जगले पाहिजे आणि मौसी। और अभी तो ऐसा हो गया है ना, हम लोग कभी गांव जाते हैं, अब तो इतना नहीं हो गया, हम मौसी के साथ ज्यादा रहते हैं। तो अभी मौसी मेरी माँ बन गई है, मेरी माँ मौसी बन गई। एक कल्चर है। आज टाइपराइटर टाइप करने के लिए आप कितने शब्द देखिए। और अब तो छोड़ दीजिए, उत्तर भारत और यहाँ कुछ लोग राजनीतिक लोग हैं, वो शिवसेना के लोग डिवाइड करना, वोट पाना, मराठी ये करना, शादियां हो रही लोग में। और अब तो लोग हम खाली पहले भैया कहते थे, अब तो जीजा जी भी कहते हैं, फूफा जी कहते हैं, मौसा जी कहते हैं, सब कहते हैं। अभी अखिलेश जी आज मतलब है ना, सारे लोग कहते हैं। तो मित्रों, ये थे कृपाशंकर सिंह, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतीयों को भी नहीं छोड़ेंगे, मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ेंगे, मराठियों को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको ले जाके ये मेयर बनाने की बात कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों सावधान रहिए, ये कृपाशंकर सिंह है। फिर कृपाशंकर सिंह के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।